हालांकि 90% जो बाकी फैक्ट्री थी, जिसको हम कहेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो फैक्ट्री थी, वहाँ पे स्थिति पहले भी बुरी थी। पहले भी वहाँ पे लोगों से 12 घंटे काम करवाया ही जाता था। पहले भी वहाँ के लोगों को पीएसआई, पीएफ, बोनस या फिर हाथ कट गया तो मुआवजा नहीं दिया जाता है। अब क्या है कि ये जो 10% जो फैक्ट्री थे जहाँ पे कानून लागू थे, वहाँ पे ये भाषण में जो मोदी जी देते हैं और टीवी पे बाकी लोग नेता जो भाषण देते हैं, वो भाषण रियायत नहीं है हिंदू मजदूरों के लिए भी। कर दीजिए। ये हिंदू मजदूरी हैं, इनके साथ एक और मजदूर काम करते हैं जो फोरमैन है। ऐसा नहीं है कि सवर्ण जाति के लोगों ने नीची जाति के लोगों के लिए लड़ा नहीं। ऐसे इतिहास में भी और अभी भी उदाहरण मिलेंगे। आप अगर उसको खंगालना चाहे तो उसको खंगाल सकते हैं। आप अगर व्यक्तिगत रूप से मुझसे चलेंगे बात करने के लिए, मैं ऐसे कई लोगों से मिलवाऊंगा फिर पूरा, जिन्होंने अपना इस पे जीवन ही दे दिया और इसी चीज़ के लड़ रहे हैं। पर उसके साथ ही अगर एक दूसरा आप इसका एक डायमेंशन देखेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि दलित लीडर जो हैं, जो ऊपर चले गए हैं, बहुत बार वो नीचे के जो दलित लोग हैं, जो गरीब हैं, उनका शोषण करते हुए पाए जाते हैं। अभी दलित मेरे साथ युवाओं की एक टीम है जो लगातार मजदूरों के मुद्दे पर इस देश में ऐसे ऐसे कानून बन गए हैं लॉकडाउन के दौरान कि आपको भरोसा नहीं होगा। अब जिसको चाहे जब चाहे कोई कंपनी नौकरी से निकाल सकती है। पीएफ हो, ग्रेच्युटी हो, ये सब का कोई झंझट नहीं है। और अभी एक जानकार बता रहे थे कि 50 लोग से जहां कम नौकरी करेंगे लोग, उसको तो फैक्ट्री माना ही नहीं जाएगा, उसको दुकान माना जाएगा। तो दुकान में जब आप नौकरी करते हैं तो उसके एक अलग नियम कायदे हैं। जहाँ 10 लोग से कम नौकरी करते थे पहले, अब उस कायदे को बढ़ाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ 50 लोग से कम है, तो आपको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। मेरे साथ भीम है जो मजदूर संगठनों से जुड़े हुए हैं और लगातार मजदूरों को लेकर काम कर रहे हैं। भीम, क्या है जो बदलाव आया है मजदूर कानून में, उसमें मोटा मोटी क्या है? मोटा मोटी यही है कि 4 लेबर कोड लेके आए हैं। उसमें एक में तो ये है कि काम के घंटे को, जो पहले 8 घंटा का कानून हुआ करता था, उसको बढ़ा के 12 घंटा, मतलब उसको लीगलाइज कर दिया। मतलब जो अंग्रेजों के दौर में था पहले 12 घंटा, जो बाबा साहब ने जब लेबर मिनिस्टर थे तो कम करवाया था। जी जी, वो एक चीज़ थी। एक है कि जो आप अभी, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि 50 से नीचे कहीं पे फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं तो उसको फैक्ट्री काउंट ही नहीं किया जाएगा। पहले लिमिटेशन 20 की थी कि 20 तक में आप उसको काउंट नहीं, मतलब 20 होना चाहिए था, अब 50 कर दिया है आपने कि अच्छा, 20 अगर फैक्ट्री का अगर दर्जा रहेगा तो क्या फ़ायदा होगा? अगर फैक्ट्री का दर्जा है तो उसमें जितने भी फैक्ट्री कानून के तहत जो जो प्रावधान हैं और जो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को, वो मज़दूरों को वो सुविधाएं उनको मिलेगी। जैसे ईएसआई हो गया, पीएफ हो गया, बोनस हो गया, उनकी न्यूनतम मजदूरी हो गई, तो ये सारी सुविधाएं उनको मिलेगी। अब उसको 50 कर दिया है, यानी कि उससे नीचे को आप देखेंगे नहीं। और अगर एक सच्चाई आप देखें इस देश में तो 90% 50 से कम हो जाएगा तो नुकसान क्या होगा? आप उसको फैक्ट्री नहीं मानेंगे। फैक्ट्री नहीं मानेंगे तो फैक्ट्री के कानून के तहत जो जो उनको अधिकार मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। क्या क्या अधिकार था? पीएफ, ईएसआई, बोनस, पीएफ, न्यूनतम मजदूरी। अच्छा, और नौकरी से निकालने वाला क्या है टर्म एंड कंडीशन? नौकरी से निकालने वाला क्या, ये आज से पहले क्या हुआ था कि अगर कहीं पे बड़ा फैक्ट्री है, वहाँ पे 100 मिनिमम होना चाहिए अगर छटनी आपको करनी है तो। अब उसको 300 लोगों तक पे भी अप्लाई कर दिया कि कोई फैक्ट्री में अगर 300 मजदूर भी है तो उनको भी छटनी किया जा सकता है। मालिक के हाथ में है ये। नहीं तो नोटिस नहीं देंगे? ये नोटिस कुछ नहीं देंगे, ये सब मालिक डिसाइड करेगा कि पैसा देगा कि नहीं। मतलब मान लो 1 महीने का या 2 महीने का या 3 महीने का एडवांस पैसा भी नहीं देगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। मन हो तो दे, ना मन हो तो मालिक पर है, मालिक के ऊपर। पहले क्या बाध्यता थी? पहले बाध्यता थी कि अगर इतने 100 मजदूर है अगर किसी फैक्ट्री में, जिसको बड़ा फैक्ट्री काउंट किया जाता था, तो उसमें सारे श्रम कानून लागू होते थे। और वाकई में वो जो इतने मजदूर वाली जो बड़ी फैक्ट्री थी उनकी संख्या भी बहुत कम थी। और वहाँ अगर नौकरी से निकालना हो, जो बाध्यता थी उसमें अगर नौकरी से निकालना हो तो उसको बताया जाता था? उसको बताया जाएगा, उसको निकाला जाएगा, तो उसको जितने भी कानून के तहत जो भी प्रावधान है, जो सुविधा मिलनी चाहिए उसको मिलेगा। और ये कुछ बड़ी फैक्ट्रियों में ये कानून लागू थे। हालांकि 90% जो बाकी फैक्ट्री थी, जिसको हम कहेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो फैक्ट्री थी, वहाँ पे स्थिति पहले भी बुरी थी। पहले भी वहाँ पे लोगों से 12 घंटे काम करवाया ही जाता था। पहले भी वहाँ के लोगों को ईएसआई, पीएफ, बोनस या फिर हाथ कट गया तो मुआवजा नहीं दिया जाता। अब क्या है कि ये जो 10% जो फैक्ट्री थे जहाँ पे कानून लागू थे,
वहाँ पे भी इस चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है और जो नया कानून है उसका असर इन सब पे भी दिखने वाला है। नया कानून में क्या खास है मोदी जी वाले कानून में? कुछ खास नहीं है, सब बर्बाद करने वाला ही है। क्या क्या है? बर्बाद करने वाला कि आप सबको जो फैक्ट्री कानून के तहत अधिकार मिलना चाहिए वो हटा देंगे। 12 घंटे का कानून लाएंगे आप। 12 घंटे के कानून का घाटा क्या है? आप 2 आदमी से 3 आदमी का काम करवाएंगे और उससे आम जनता को घाटा क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी। ये 5वीं क्लास का बेसिक मैथ्स का सवाल है जिसके आधार पे अगर कोई भी अच्छा, सरकार ऐसा तो कानून में प्रावधान नहीं कि हिंदू मजदूर होगा उस पर लागू नहीं होगा, मुसलमान मजदूर पर लागू होगा। इस मामले में चल हाँ के ये लोग हाँ। मालिक अगर हिंदू है तो उसकी फैक्ट्री में हिंदू मजदूर काम कर रहा है तो शोषण करना थोड़ी छोड़ देता है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि हिंदुओं वाली सरकार चली ना, हर चीज़ हिंदू मुस्लिम देख के तय होता है, तो कहीं ऐसा तो क्लॉज नहीं है कि मुसलमान अगर मजदूर है तो ये सब कानून लागू होगा और हिंदू मजदूर है तो उसको लागू नहीं होगा, उसको पहले की तरह बहुत बढ़िया कानून रहेगा? देखिए, इसको इस तरह से समझ सकते हैं हम। इस देश के पूंजीपति को मुनाफा चाहिए। अलग अलग फैक्ट्री मालिक हैं, उनमें हिंदू भी होंगे। अगर ज़्यादा संख्या में हिंदू है तो ज़्यादा संख्या में हिंदू के फैक्ट्री के मालिक होंगे, तो मजदूर भी तो हिंदू ही मजदूर भी होंगे। ज़्यादा ही हिंदू होंगे। तो अब मुनाफा आप देखेंगे या धर्म देखेंगे? अब जाहिर सी बात है, एक ऐसी व्यवस्था जो मुनाफे पे ही चल रही है उसमें आप धर्म और जाति नहीं देखेंगे, उसमें आपको मुनाफा देखेगा। वो मालिक अगर अरे ऐसा हो सकता है, धर्म के लिए तो लोग क्या क्या छोड़ देता है। अंबानी अडानी का दिल पसीज जाए और हिंदू मजदूरों के लिए कुछ एकदम दिल दरिया हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये भाषण में जो मोदी जी देते हैं और टीवी पे बाकी लोग नेता जो भाषण देते हैं वो कोई भाषण रियायत नहीं है हिंदू मजदूरों के लिए भी? कर दीजिए। ये हिंदू मजदूरी हैं, इनके साथ एक और मजदूर काम करते हैं जो फोरमैन है। इनकी फैक्ट्री में 4 से 5 लोग हैं फोरमैन, मतलब 25 साल से काम कर रहे हैं। उनका कायदे से सैलरी होना चाहिए 40,000 के आसपास, जितना उन्होंने दे दिया और जितना स्किल उन्होंने अर्जित कर लिया है। पर दिल्ली गवर्नमेंट के ही इस आप न्यूनतम मजदूरी के कानून के हिसाब से उनका जो 17,000 है जो अनस्किल्ड वर्कर का है वो सैलरी भी उनको नहीं मिलती है। क्या नाम है? अमरजीत तो मालिक भी हिंदू है? और राजेश थापर। हिंदू है ना? हाँ। आप भी मजदूर हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूँ। तो अभी आपका शोषण हो रहा है? तब भी हो रहा है, उसमें कोई रियायत नहीं। नहीं, हम इस देश में आजकल धर्म को लेकर भी कानून बन रहे हैं ना, जैसे सीएनआर से बना है कि भाई मुसलमान को कागज़ दिखाना है, बाकी लोगों को हम एक्सेप्ट कर लेंगे अगर कागज़ नहीं है तो इसलिए मुझे लगा जानना पड़ता है ना कि ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं के लिए कोई स्पेशल कानून आ गया, सरकार कर सकती है ऐसा, क्योंकि धर्म के नाम पर सरकार चल रही है, धर्म के नाम पर सारा काम हो रहा है, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मुनाफा चाहिए। मुनाफे में आपको खाली मुनाफा दिखता है। मुनाफा आएगा कि आप एक ही आदमी से 2 आदमी का काम कराइए, तीसरे आदमी का सैलरी रोकिए और इसको सैलरी कम दीजिए, उसी के आधार पे आपका मुनाफा तो बनेगा। ये इसको लेकर ये बिल कब पास हो गया संसद में? ये 2020 से लॉकडाउन से इसकी बात चल रही है और ये पूरा लागू कर दिया गया है। बाकी स्टेट से इसके बारे में राय ली जा रही है कि आपका क्या है। और आज कुछ दिनों पहले दिल्ली के एक संजय सिंह है शायद, दिल्ली के मंत्री, वो बयान देते विधानसभा में कि ये हम इस चीज़ पे जल्दी कार्य करने वाले हैं। तो अब अच्छा, ये 12 घंटे काम करना पड़ेगा और 100 से कम मजदूर, 50 से कम मजदूर होंगे तो फैक्ट्री नहीं मानी जाएगी? फैक्ट्री नहीं मानी जाएगी और फैक्ट्री एक्ट के तहत जो कानून, जो मजदूरों का कानून होगा, मतलब मजदूरों को जो सुविधा मिलनी होगी वो नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है, आप अगर फैक्ट्री में काम कर रहे हो और आपको फैक्ट्री आप माना क्या नहीं जा रहा। करते हैं और कितना पढ़े लिखे हैं? मैं अभी PhD कर रहा हूँ। कहाँ से? यूनिवर्सिटी से, इतिहास विभाग से। अच्छा, मैं वजह बताऊंगा क्यों पूछ रहा हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदर्श है। आदर्श, आप क्या कर रहे हैं? मैं लॉ की अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। कहाँ से? मेरठ यूनिवर्सिटी। आपका क्या नाम है? चंद्रेश। चंद्रेश, कितने पढ़े लिखे हैं? मैं इंटर फाइनल किया, कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ के। वोट तो देते थे ना? हाँ। तो इस बार वोट धर्म के नाम पर दिए थे कि किस नाम? एकदम ईमानदारी से बताना, आप तो जो होना था हो। नहीं, मैं तो गया ही नहीं था, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। ये तो बड़ा अपराध कर दिया, वोट तो देना चाहिए था। हैं? आपका क्या नाम है? विवेक नाम है मेरा। विवेक, कितने अभी क्या MA चल रहा है मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हैं आपका? मेरा नाम बिलाल है, फिलहाल आप PhD क्या कर रहे हैं? PhD। आप सर? BA इंग्लिश कर रहा हूँ मैं। अच्छा, और आप सर? मेरा नाम गौरव है और मैं SOL से कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सोचिए, इस देश के लोगों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही है, पढ़ाई महंगी की जा रही है, ताकि ऐसे युवा न बने जो दूसरे के हक अधिकार के लिए, अपने हक अधिकार के लिए सचेत हों। और टीवी अखबार एक खबर आपको दिखाएगा नहीं, इसके लिए आपको नेशनल दस्तक जैसे प्लेटफॉर्म ही देखने पड़ेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, आपको लगेगा कि ये खबर क्या है, ये देश की सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, लॉकडाउन के दौरान संसद में बिल पास कर दिया गया है, काम के घंटे बढ़ा दिए गए, स्टेट वाइज सबको अधिकार दे दिया गया है, 5 जोन में देश को बांट दिया गया है
पहले था कि 10 से कम लोग काम करते हैं तो उसको फैक्ट्री नहीं मानी जाएगी, 20 से कम लोग काम कर, अब है कि 50 से कम लोग भी काम करते हैं तो भी फैक्ट्री नहीं मानी जाएगी। मजदूर के हक अधिकार में कटौती हो रही है। और ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू मजदूर है तो उसका शोषण रुक जाएगा या कोई मुस्लिम मजदूर है तो शोषण बढ़ जाएगा। हाँ, जाति के आधार पे जो शोषण होता है वो तो चल ही रहा है, लेकिन इस देश में सबसे ज़्यादा मजदूरों का शोषण है। और एक बात बता दूँ, डंके की चोट पर सर्वे कर लीजिए, इस देश में जो मजदूर है वो ज़्यादातर SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं। क्या भीम, आप लोग तो उस पर काम करते हैं, मैंने गलत बोल दिया? नहीं, एक आप सही कह रहे हैं, एक बड़ा हिस्सा जो है मजदूरों का वो शोषित वंचित समाज से है। उसका SC ST OBC माइनॉरिटी है, है, क्योंकि उसके पास जमीनें नहीं है, बिजनेस नहीं, एजुकेशन बिल्कुल, नहीं ये है। एकदम ये आप सही कह रहे हैं कि गांव में भी जो सबसे शोषित था, जिसको हम खेतिहर समाज कहते हैं, खेतिहर मजदूर कहते हैं, वो फैक्ट्री में आके फैक्ट्री का मजदूर बन रहा है। ये अगर है, सवर्ण सारे के सारे मजदूर हो जाएं तब थोड़ा आंदोलन तेज हो सकता है। इस पे ये है और ये स्थिति हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो सवर्ण है वो मजदूर की तरह काम नहीं कर रहा है। आप अलग अलग फैक्ट्री इलाके में जा करके देख सकते हैं। पर सवर्ण ज्यादातर व्हाइट कॉलर जॉब में है ना, जहाँ उनको सारी सुविधाएं मिल रही है, चूंकि एजुकेशन है उनके पास। ये कह सकते हैं कि एक उनका बड़ा हिस्सा जो है, आप अगर देखें तो बड़ा हिस्सा तो मैं तो कह रहा हूँ 90% से ज्यादा सवर्ण समाज के लोग व्हाइट कॉलर जॉब में हैं, हाँ, कॉर्पोरेट मतलब में जो, हैं। कॉर्पोरेट में हो गया या जो बाकी गवर्नमेंट जॉब है, उसमें एक बड़े हिस्से को आप पाएंगे। मजदूर अगर सर्वे हो तो 90%, इसलिए तो जाति जनगणना नहीं हो रही, सर्वे हो तो ज्यादातर 90% मजदूर गैर सवर्ण समाज से है, SC ST OBC माइनॉरिटी हो। ये एक तथ्य है। एक बताइए कि जो नेता है, पॉलिटिकल नेता है या सोशल नेता है, उसमें सवर्ण समाज के नेता, मजदूर नेता ज्यादा हैं या गैर सवर्ण नेता हैं? ये तो डाटा निकाल के मालूम चल जाएगा और दिखता है कि किसके अमूमन सवर्ण समाज के। अमूमन ये भी एक वजह है, इस देश में सवर्ण समाज के नेताओं ने मजदूरों की लड़ाई कायदे से लड़ी नहीं है। ये भी एक समस्या है, आप मानिए चाहे नहीं मानिए। हैं? आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो लड़ाई लड़ी गई है उनमें सवर्णों ने लड़ाई नहीं लड़ी है। आप इस तरीके से समाज को देख रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत तरीका है कि सवर्ण समाज का सभी लोग, आप जो कह रहे हैं, मैं मजदूर नेता की बात कर रहा हूँ। आप एब्सोल्यूटाइज जो करते हैं, मैं आप मजदूर नेता की बात भी करिए, आप एब्सोल्यूटाइज जो कर रहे हैं कि सवर्ण समाज से जो आएंगे वो हमेशा शोषक होंगे और जो वंचित समुदाय के लोग होंगे वो वंचित या जिनको जो पिछड़ी समुदायों से आ रहे हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर ने महाराष्ट्र असेंबली में कहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारी बातें कही हैं, उनकी कुछ बातें सही हैं, कुछ बातों का हम लोग समय के साथ पता चला है कि वो बातें सही नहीं है। जैसे कि अंबेडकर साहब का अंबेडकर साहब लेबर मेंबर भी रहे हैं, लेबर मिनिस्टर रहे हैं, लेबर मेंबर भी रहे हैं वाइसरॉय की काउंसिल में। और उन्होंने उस टाइम पे वो बिल डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत लागू करने की बात की, जिसका उन्होंने 1938 में विरोध भी किया था। तो ऐसा क्यों है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अलग अलग समय पिछले 50 साल में आज़ादी की बात बताइए। चलिए हम आज़ादी, ज़्यादातर मजदूर नेता कौन रहे? आप क्योंकि बात कर रहे हैं तो पूरी बात भी सुनिए ना, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं तथ्य उससे अलग हो जाएगा तो अलग कैसे तथ्य? मैं तो आपको आंकड़ा दे रहा हूँ ना कि इस देश के 90% जो मजदूर नेता रहे हैं वो सवर्ण समाज से हैं। आप 90% लेफ्ट पार्टी के सारे लीडरशिप सवर्ण समाज के रही और उन्होंने कभी बड़ संघर्ष को मजबूती से नहीं उठाया। मैं कुछ और बात कह रहा हूँ, आप जो बात कह रहे हैं उसका मैं दूसरी पहलू बता रहा हूँ। आप सवर्ण समाज से रहे होंगे भी नेता, और नेता अगर सवर्ण समाज से रहे हैं तो रहे हैं, मगर एक बड़ा हिस्सा जो है शोषितों का, वो वंचित समुदाय से है, शोषित समुदाय से है। उसके अलावा डाउट है आपको? नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ, आपको जो मैं बता रहा हूँ वो बात सुन लीजिए एक बार। उसके अलावा एक जनरल जो कैटेगरी है जिसको आप सवर्ण के तौर पे अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसका भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो मजदूरों की तरह काम कर रहा है। उसका एक बड़ा हिस्से का भी एम्पावरमेंट हुआ है। तो वो क्यों नहीं सवाल उठाता है? मैं इस तरह के प्रोटेस्ट में सर्वे कर दूंगा। मैं तो सर्वे पर मैं तो तथ्य पर बात करता हूँ। सर्वे कर दूंगा कि 90% जो मजदूर हैं इस देश में वो SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं, और वो प्रदर्शन में भी जो आते हैं, सुन तो लीजिए सर, मैं अपने तथ्यों पर एकदम फैक्ट पर रखता हूँ। बोलने में थोड़ा ना ये खराब लगता है, कोई डिस्कोर्स को बढ़ाना नहीं चाहता है। सुनिए ना, ये जाति का जो जाति है ना, ये लोग छुपा के रखते हैं, करते सब प्रैक्टिस में है। 90% मजदूर SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं और 90% जो मजदूर नेता हैं वो सवर्ण समाज से हैं। बिल्कुल, मैं इस बात का तथ्य मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। आप जो बात कह रहे हैं मैं उस तथ्य का वो नहीं कर रहा हूँ। आप एक अपना सर्वे लेके आए होंगे और इसका अलग अलग सर्वे किए जा सकते हैं, क्योंकि आपका सर्वे जो है एब्सोल्यूट सर्वे तो है नहीं पूरे भारत का, वो सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया पूरे भारत की बात बता रहा हूँ सर। अरे
सर आपने कहिए तो मैं नाम गिना देता हूँ तमाम मजदूर संगठनों के जो अभी अरे नेता हैं उनका मैं- नाम गिना दे रहा हूँ। आप अगर मेरी बात सुनेंगे तो मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि सवर्ण नेता जो हैं आप जो लेफ्ट पार्टी से कह रहे हैं उसका हम लोग भी विरोध करते हैं, क्योंकि आप ये बात पूरी सुनिए। मैं लेफ्ट की नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं तमाम संगठनों की बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ भारत में अगर सबकी भागीदारी होती ना तो इस तरह की विकराल सिचुएशन नहीं होता। अगर मजदूर की बात करने वाला मजदूर समाज से ही होगा ना तो वो ज्यादा ईमानदारी से उस लड़ाई को लड़ेगा सर। मैं यही कह रहा हूँ आपसे बात, आप सवर्ण समाज का जो नेता रहे आप उनकी बात कर रहे हैं, मैं सवर्ण समाज के जो मजदूर हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मजदूर भाई हैं। मैं ऐसा है नहीं ना। अरे आप कभी इलाके में आके देखो। सुनिए ना आज क्या आप मैं बता मेरी भी सुनिए मेरी भी सुनिए ना। डॉक्टर अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाषण है कि अगर शोषण करने वाला सुन तो लीजिए उसके बाद काटेगा। उन्होंने कहा कि अगर शोषण करने वाला जान जाएगा मजदूरों को पता चल जाएगा कि शोषण करने वाला हमारी जाति का मालिक है तो वो शोषित वाला जो है वो चुप रह जाता है। बताइए तेलंगाना का विद्रोह हुआ था, किसने किया था? तेलंगाना के विद्रोह में सबसे आगे दलित समाज के लोग थे, और जब यहाँ से आर्मी भेजी गई उस दलित एक बड़ा हिस्सा जो दलितों का था जो वहाँ विद्रोह कर रहा था और कैबिनेट में ये डिसीजन पास हुआ, तो ये कैबिनेट में डॉक्टर अंबेडकर साहब थे कि नहीं थे? वो दलितों का विद्रोह को दबाने के लिए वहाँ के जो मजदूर लड़ रहे थे, खेतिहर मजदूर लड़ रहे थे। कहाँ कौन सा आंदोलन? तेलंगाना विद्रोह का जो मैं बात कर रहा हूँ वो 1946 से लेकर 1951 तक आंदोलन हुआ। किस बात पे हुआ था? बाबा साहब हर आंदोलन को चाहते थे कि वो कलम से लड़ी जाए, कानून से लड़ा जाए। सर को न तो वो नक्सल सुनिए ना सर, न नक्सलवाद सुनिए ना, न नक्सलवाद के समर्थक थे, न वो रूस की क्रांति चाहते थे। सुनिए अरे मेरी बात, वो किसी भी तरह की लड़ाई को चाहते थे कि बिना रक्त बहे संवैधानिक तरीके से लड़ी ये बताइए, अगर सदियों का संताप है, सदियों का संताप है और वो लोग का शोषण इस तरीके से हो रहा है जो बिल्कुल सहा नहीं जा सकता उन लोग को, और वो लोग विद्रोह वहाँ पे कर रहे हैं, तो आप इस टाइप के कानून पास करिए कि उनका विद्रोह जो है वो कम से कम एक इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म ले। कम से कम इस देश में तमाम लेबर लॉ जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बनवाए हैं। लेबर लॉ अभी जो आ रहे हैं, इससे पहले जो लेबर लॉ थे वो भी बहुत ही बेकार लॉ थे। उसके अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों से लड़कर भी डॉक्टर अम्बेडकर ने लेबर लॉ को सुधार करवाया था। डॉक्टर अम्बेडकर साहब जब लेबर लॉ बनना शुरू हुए हैं तो अम्बेडकर साहब बाहर से पढ़ाई करके यहाँ पे आए थे। मैं अम्बेडकर साहब का विरोध में नहीं हूँ, विरोध की बात नहीं कर तथ्य रहा हूँ। बता रहा हूँ आपको, क्योंकि काम के घंटे कम करवाए, मैटरनिटी लीव की सुविधा करवाई, बहुत सारे जो ये इसके अलावा आप बताइए ना कि अंग्रेजों के समय लेबर लूट में सुधार किसने करवाया? लेबर जो ट्रेड यूनियन एक्ट जो बना था सबसे पहले, जो 1926 का ट्रेड यूनियन जो एक्ट बना था वो किस लिए बना था? बताइए ना। वो इसलिए बना था कि जो बहुत सारे वो भी बाबा साहब की देन थी। इस देश में ट्रेड यूनियन का प्रचलन ही उन्होंने करवाया है। 1926 में बाबा साहब लेबर सीन पे थे भी नहीं। अरे नहीं, उसके बाद की बात बता रहा हूँ। जब वो लेबर कमीशन में थे अंग्रेजों के दौर में, अंग्रेजों ने जब उनको लिया अपने यहाँ, उसके बाद उन्होंने सारे कहा अंग्रेजों को कहा कि लेबर का, जिस समय वो थे ही नहीं उसके क्या मतलब है कि लेबर बनाइए, लेबर लॉ में सुधार कीजिए। 1942 में जब वो लेबर मेंबर थे उन्होंने जिस कानून का 1938 में विरोध किया था तो उसको लागू करवाने के लिए उन्होंने क्यों हामी भरी? जब वो लेबर मेंबर थे तो उसको लागू करवाने के लिए, जिसके विरोध में 4 साल पहले थे, और 1942 में क्या था वो आईडी एक्ट था, या आईडी एक्ट था जिसके तहत मजदूरों का, मतलब मैं मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ, उसका आपको मिल जाएगा 1938 का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, मुझे नाम एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, यही है नाम जहाँ तक। उसमें ये था कि मजदूर जो स्ट्राइक कर सकते हैं और मजदूर जो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, उसमें बहुत सारी कटौतियाँ थी कि आप नहीं लड़ सकते हैं। 1942 में क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा है और वाइसरॉय की कैबिनेट है, उसमें लेबर मेंबर है, इन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स थे कि उसके तहत मजदूरों को जो अधिकार हैं, क्योंकि वॉर टाइम प्रोडक्शन होना है तो आप कोई भी स्ट्राइक नहीं कर सकते, आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते, क्योंकि ब्रिटिश को प्रोटेक्शन चाहिए। और उस टाइम लेबर मेंबर होते हुए आपने अपने हक के लिए लड़ने के लिए भी उनका वो अधिकार छीन लिया, जिसके लिए आप 1938 में आप विरोध कर रहे थे। तो ऐसा क्यों हुआ? हाँ बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूँ, अंग्रेज नहीं आते ना तो इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की कोई दुर्दशा ही नहीं बदलती। जिन लोगों ने हमें गुलाम बना रखा था वो कह रहे थे कि हाँ, हमको तो यहाँ जाति के नाम पर गुलाम बना रखा था, और वो हमको कह रहे थे कि अंग्रेज हम पर हमला कर रहा है, हमको गुलाम बना रखा है, हम अंग्रेजों से लड़ो। हम क्यों? आपको बताइए, आपको मैंने गुलाम बना रखा है, ठीक है, और आप पर इन्होंने हमला कर दिया, तो पहले आप अपनी गुलामी से लड़ोगे या मालिक की गुलामी के लिए लड़ोगे? देखिए, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे और अपनी गुलामी को ख़त्म करने के लिए लड़ेंगे। लेकिन यहाँ के शोषितों वंचितों ने, उस समय शूद्र और अछूतों ने अपनी गुलामी छोड़ के और मालिकों की गुलामी के खिलाफ लड़ा अंग्रेजों से। और उस समय डॉक्टर अम्बेडकर की क्रिस्टल क्लियर सोच थी,
चाहे फूले हो, पेरियार हो, अम्बेडकर हो, कि अंग्रेजों से हम लड़के उनको कम्युनल राइट्स के अधिकार तभी जो उनको कम्युनल अवार्ड मिला है वो अंग्रेजों की वजह से मिला। अगर अंग्रेज नहीं आते तो डॉक्टर अम्बेडकर बन ही नहीं पाते अम्बेडकर। मैं एक बड़ा हिस्सा आपको आज भी बताता हूँ। मैं आज के सिनेरियो में आप बात कीजिए कि आज के सिनेरियो में आज़ादी के बाद इस देश में लेबर मिनिस्टर्स हों, लेबर मजदूरों के नेता हों, ये सब कौन लोग हैं और क्यों अपने ही देश में मजदूरों के पक्ष में? हमको एकदम, मेरी पूरी राय है, निजी राय है, गलत भी हो सकता हूँ, इस देश में जो मजदूर है उस मजदूर से निकला हुआ नेता नहीं है, इसलिए वो मैनेज होता है, वो कभी मालिकों से कभी सरकारों से। आप ये बात सही कह रहे हैं इसमें, क्योंकि आपका ये पक्ष है, आप सही बात कह रहे हैं। मालिकों से मिले हुए हैं, बहुत सारे ट्रेड यूनियन के जो लीडर हैं वो ट्रेड यूनियन बाबू बने हुए हैं, पैसा खाते हैं। ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। चलिए, मुझे ऐसे युवाओं से बहुत उम्मीदें हैं जो कम से कम सारे तथ्यों पर बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बातचीत होनी चाहिए। और भी हम कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो पॉइंट तो जो आप कह रहे थे सवर्ण वाली बात, वो उन्होंने रख दी है अच्छे से, पर वो कि ऐसा नहीं है कि सवर्ण जाति के लोगों ने नीची जाति के लोगों के लिए लड़ा नहीं। ऐसे इतिहास में भी और अभी भी उदाहरण मिलेंगे। आप अगर उसको खंगालना चाहे तो उसको खंगाल सकते हैं। आप अगर व्यक्तिगत रूप से मुझसे चलेंगे बात करने के लिए, मैं ऐसे कई लोगों से मिलवाऊंगा, फिर पूरा जिन्होंने अपना इस पे जीवन ही दे दिया और इसी चीज़ के लड़ रहे हैं। पर उसके साथ ही अगर एक दूसरा आप इसका एक डायमेंशन देखेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि दलित लीडर जो हैं, जो ऊपर चले गए हैं, बहुत बार वो नीचे के जो दलित लोग हैं, जो गरीब हैं, उनका शोषण करते हुए पाए जाते हैं। अभी तो दलित ये चीज़ भी लीडरशिप है। आई कहाँ है उस तरह से मजबूत? पर जो कोई ऊपर ना मुख्यमंत्री है, ना प्रधानमंत्री है, ना कोई दलित लीडरशिप वाली पार्टियां। मायावती की सरकार होगी और मजदूरों का कानून बदल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। सर आप नहीं भीम, सुनो, एग्जाम्पल, मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं आज़ादी के बाद अब बात करते हैं। एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली कर्पूरी ठाकुर, चलो कांग्रेस की सरकार में जब रेल मंत्री बनते हैं जगजीवन राम, मायावती, हेमंत सोरेन, इन लोगों के सरकार में इस तरह के कानून नहीं पास हो सकते हैं और न हुए हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि संख्या बहुत कम है ही नहीं भाई, मुझे आप बताइए ना। परंतु सर मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जाति देखकर भी लोग लड़ाई लड़ते हैं कि अरे चलो कौन है। लड़ाई लड़ना और लड़ाई का नाटक करना, दोनों में अंतर है। हमें, आप ठीक कह रहे हैं। और मजदूर वो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, अगर मजदूर है तो वो मजदूर है। वो मजदूर है। लेकिन मैं मजदूर नेताओं पर सवाल उठा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि जो मजदूर नेता है, अगर उसकी कम्युनिटी का मजदूर नहीं है तो वो तमाम कंप्रोमाइजेज करता होगा सरकार के साथ। ये होता है जो ऊपर पहुंच जाते हैं, जो हर काम जाति के नाम पर करता है। सुबह से शाम तक कोई 18 घंटा जाति का प्रैक्टिस करता होगा, घर से लेकर बाहर तक, और वो मजदूरों के सामने आएगा तो वो जाति भूल जाएगा। ये इस पे हम और भी बहस कर सकते हैं कि ऐसा होता ये तो मैं इस देश के तमाम, सुनिए ना, मैं इस देश मैं पूरा यूरोप का मॉडल देख रहा हूँ, मैं पूरा अमेरिका का मॉडल देख रहा हूँ। अश्वेतों को कहा गया, अश्वेतों ने कहा कि हमें भागीदारी चाहिए, जज चाहिए, हमें अपना मंत्री चाहिए, हमें नेता चाहिए, हमें अपना फिल्म चाहिए, हमें अपना बैंक चाहिए, हमें अपना अखबार चाहिए, हमें अपना टीवी चाहिए। प्रेसिडेंट बन गए। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, बने। उसके बाद अश्वेतों का क्या हो गया? उसके बाद अरे ड्रामेटिक चेंज हुआ है उनके स्थिति सर, ड्रामेटिक चेंज नहीं हुआ है। अभी लॉकडाउन में वो सारा चीज़ देखने को मिला है। वो जितना आप चाहते हैं कि श्वेत जो थे, श्वेतों का ही वर्चस्व बना रहे, कोई अश्वेत ना है। क्या मेरे वो बात कहने का, मैं भारत में, मैं आज़ादी के बाद बता सकता हूँ कि ज़्यादातर जो बड़ा चेंजेज हुए हैं SC ST OBC माइनॉरिटी की लाइफ में, वो उसी समाज के नेताओं ने की वजह से हुआ है। चाहे वो पार्टी हो सकता है, कई बार दूसरे हो, लेकिन मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे जगजीवन राम हो। आप एब्सोल्यूटाइज नहीं कीजिए। अगर यही स्थिति होती, आप जो कह रहे हैं कि उनकी वजह से हुआ, तो करना तो ये भी चाहिए था कि अपने जैसे और लोगों को खड़ा करना चाहिए था। और जाहिर सी बात है, अगर इतना पावर में है कि इतना बड़ा परिवर्तन अगर ला पा रहे हैं आप ही के कहे अनुसार, तो और भी लोगों को वो खड़ा कर सकते थे अपने विचार के साथ, जो उनकी विचारधारा है और जो विचारधारा आम लोगों के लिए काम करे, दलितों के लिए काम करे, जो सबसे अरे संसाधन पर कब्जा सवर्ण समाज का है ना। देखिए, यहाँ मिल मजदूर, सुनो ना, मेरी बात को गलती काटो, मेरी राय है, यहाँ मजदूर, सुनिए, रुके ना, उस पर आएंगे। अरे वो 1000 करोड़ का एक भी यहाँ SC ST OBC नहीं है। मेरी बात सुनिए ना, मुझे ऐसा लगता है मजदूरों के बारे में कि चूंकि हम मैक्सिमम जो मिल मालिक हैं या मैक्सिमम जो कॉरपोरेट हैं वो सवर्ण समाज का है। आज इस देश में एक भी SC ST OBC रुके ना भाई, मैक्सिमम जो मजदूर नेता है वो भी सवर्ण समाज से। इसलिए हो सकता है कि लड़ाई में कहीं
मामला फंस रहा है, उनका जाति कनेक्शन निकलता होगा और वो मजदूरों को बरगला के रखते होंगे, इसलिए कोई मुकम्मल लड़ाई नहीं हो रही है। एक चीज़ मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं, इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सा अगर आप प्रीमाइस चेंज करके अगर जाएं तो सही कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। आप ये मान के ही चल रहे हैं कि क्योंकि आंदोलन टूटा हुआ है, आंदोलन खराब जा रहा है या स्थिति नहीं बदली है, इसमें दोष इसमें इसका कारण यही है कि क्योंकि उनके लीडर जो है सवर्ण है। अगर ये मान के ही चल रहे हैं कि इसी कारण से हो रहा है कि ये कॉज है, इसका ये इफेक्ट, इसीलिए ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है, मैं उसके साथ नहीं जाऊँगा कि आप ये इसका आपका कहना ये ठीक है कि मेजोरिटी सवर्ण है, वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, वो तथ्य है वो चीज़। पर अरे भाई मैं जैसे जज देखता हूँ, मारने वाले की जो जाति है और जज की जो जाति है, पता चला जो पीड़ित है उसी के पक्ष खिलाफ फैसला आ जाता है। पर सर सुप्रीम कोर्ट में मुसलमान नहीं है, पीड़ित मुसलमान है, फैसला मुसलमान के खिलाफ आ जाता है, दलितों के। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। कोई मुसलमान जो है वो दूसरे मुसलमान का बहुत हितैषी होगा, मैं आपको बताता हूँ ये बात। भारत में लेकिन ये रहा है, भारत में जाति और धर्म देखकर ही फैसले होते हैं। चलिए सर, आप जितने भी मुस्लिम इलाके हैं वहाँ कोई भी रेस्टोरेंट हो गया या फैक्ट्री हो गया, वहाँ के फैक्ट्री के मालिक मुसलमान हैं और वहाँ के जो फैक्ट्री के मजदूर, यहाँ मुसलमान के रेस्टोरेंट में ज्यादा मुसलमान खाना खाने जाते हैं भाई। ये इस देश का ट्रेंड है। नहीं। आप लोग बदलिए, इसको बदलने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये सच्चाई है। मैं कुछ और कह रहा हूँ सर। लोग होटल का नाम देख के जाते हैं, वहाँ लिख दीजिएगा ना चमार ढाबा, कोई नहीं जाएगा। सर मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी की पहचान के हिसाब से सारा चीज़ जज करेंगे ना, तो फिर हम सही सॉल्यूशन पे नहीं पहुँच पाएंगे। अगर हम ये कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है, सारा मुस्लिम एक ही है और मुस्लिम मालिक है तो अपने फैक्ट्री के मजदूर का शोषण छोड़ देगा, ये एकदम गलत है। मालिक जो है वो सारे धर्मों के मालिक, सारे जातियों के मालिक एक ही तरह से काम करते हैं। उनका काम है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा लेना और वो मुनाफा मजदूरों के शोषण पे भारत में कितने परसेंट मालिक SC ST OBC माइनॉरिटी का है फैक्ट्री मालिक? सर ये सर्वे कीजिए, बताइए आप। ये सर्वे कीजिए और बहुत कम है। नहीं तो फिर हम क्यों मान ले कि हम मौका तो देंगे ना कि अगर इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी का अगर फैक्ट्री मालिक होता तो हो सकता है वो, चूंकि मजदूर SC ST OBC माइनॉरिटी का वो शोषण न करता। नहीं, आप क्यों फिर जनरलाइज कर रहे हैं कि सारा मालिक शोषक होगा? सर क्योंकि मालिक शोषण पे ही जिंदा है। ये भी तो परसेप्शन है ना। परसेप्शन नहीं है, नहीं, ये भी तो परसेप्शन परसेप्शन है ना। मालिक अगर शोषण नहीं करेगा तो कमाएगा क्या? मैं ये कहता हूँ कि अगर SC ST OBC, अरे भाई टेस्ला भी कंपनी है, सुनिए ना, रूपक शोषण करती है। नहीं उस तरह नहीं। आप भारत में अजीम प्रेम जी हैं, सबसे बढ़िया कॉर्पोरेट हैं। एडवांस इकोनॉमी है टेस्ला। भारत में अजीम प्रेम जी का बढ़िया शानदार रिकॉर्ड है कि उन्होंने फैक्ट्री चला रहे हैं। अजीम प्रेम जी जो है वो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय किए हुए हैं, TCS वो जो उनका विप्रो है उसमें किए हुए हैं। मैं कह रहा हूँ अगर हो सकता है ऐसा कि भागीदारी बढ़े तो शोषण रुके। नहीं, अगर सब कम्युनिटी का फैक्ट्री मालिक होगा तो हो सकता है वो रुके। ये सर हमारी अच्छी महत्वाकांक्षा हो सकती है, जैसा आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसा हो तो ऐसा हो, तथ्य इसकी तरफ इशारा नहीं करते। ये एक फिलहाल तो स्थिति है कि इस देश में सवर्ण समाज के लोग ही मालिक हैं। आप ये कह रहे नहीं, हैं सब पर इसके मेरी बात सुनिए, मैं फैक्ट पर बात करता हूँ। अभी फिलहाल इस देश में Majority। सवर्ण समाज के मेजोरिटी और सवर्ण और मेजोरिटी जो मजदूर है वो गैर सवर्ण है। नहीं, परंतु नहीं सुनिए ना, हम फैक्ट ये है कि है। मेजोरिटी जो मालिक मजदूर है वो सवर्ण है, और ये भी फैक्ट है कि मेजोरिटी जो मजदूर है वो गैर सवर्ण है। नहीं सर, ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ मैं। और आप कह रहे हैं कि किसी फैक्ट्री का मालिक जो है वो सवर्ण है, उस फैक्ट्री में वो सवर्ण देख करके नहीं लेता है या दलित देख करके नहीं लेता है, वो मजदूर देख करके लेता है कि ये इतने। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं एक छोटा सा हम कंपनी सर लड़ेंगे। सुनिए ना, मैं एक छोटा सा कंपनी चला रहा हूँ, हैं, मैं बहुजन हूँ, मेरे यहाँ सब कर्मचारी हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी सब हैं, लेकिन मैं चूंकि फुले पेरियार अम्बेडकर को मानता हूँ तो मैं शोषण नहीं, मेरा जो टर्म एंड कंडीशंस है, जो इंटरनेशनल रूल है उसके हिसाब से मैं वेजेस दे रहा हूँ। काम के घंटे मेरे वही हैं। आप आइए कभी मेरे ऑफिस में, आप पूछिए। नहीं तो इसका मतलब ये है, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, जब पीड़ित समाज से कोई डॉक्टर बनेगा ना तो वो पीड़ितों की ज़्यादा सेवा करेगा। जब पीड़ित समाज से कोई जज बनेगा ना तो वो पीड़ितों को ज़्यादा न्याय देगा। भारत में उल्टा हो रहा है बॉस, जो शोषक करने वाला है वही जज बना बैठा है, वही डॉक्टर बना बैठा है, वही फैक्ट्री का मालिक है, उसको दर्द ही नहीं पता है कि मजदूर का दर्द क्या होता है। यादव OBC से हैं, हाँ उनके कैबिनेट में होंगे SC से लोग, हाँ बहुत लोग होंगे। हाँ। यादवों की जो बड़ी संख्या, OBC की जो बड़ी संख्या यूपी में या बिहार में, क्या स्थिति है उनके बड़ी संख्या की देख लीजिए। नहीं वो कास्ट एट्रोसिटी पर आ जा रहा है, उसमें वो आगे हैं। एट्रोसिटी सर नहीं,
यहाँ गरीब अमीर की बात है। वहाँ यादवों की बहुत, वहाँ SC ST लालू यादव के रीजन में SC ST दो OBC मिनट माइनॉरिटी बोलने की हालत दीजिए, सुधरी सर, है। 2 मिनट में बोलने दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा ये मामला कहाँ पे, हम लोग कहाँ गलत जा रहे हैं। अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है, आप ये कह रहे हैं ना कि मालिक कोई भी हो जाए वो शोषण नहीं करेगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। नहीं सर, आप नहीं सहमत हैं, आप मगर ये fact ये आप- सच्चाई है कि बिना आप ये भौतिक एक मैं बता दे रहा हूँ, एक भौतिक नहीं, यथार्थ ये भी होता एक तरह की नहीं, कुंठा नहीं, है। नहीं, कुंठा नहीं है सर। मैं फिर ये कह रहा हूँ, अगर आपको ऐसा पीड़ित लगता है। शोषित समाज, अगर कोई कहीं पे भी चले जाइए। पीड़ित शोषित समाज का अगर मालिक होगा तो वो पीड़ित शोषितों के प्रति जरूर कटसी रखेगा। नहीं, ये सर, ये हम मान के चल रहे हैं, सच्चाई नहीं है ये। एक बेसिक सा लॉजिक है किसी भी फैक्ट्री का काम करने का। सुन लीजिए सर, वो फैक्ट्री का मालिक तभी तक फैक्ट्री चलाएगा जब तक उसको मुनाफा मिल रहा है। अरे मुनाफा का एक पैटर्न है सर, मुनाफा का मतलब ये थोड़ी है कि किडनी बेच देंगे, गर्दन काट देंगे। सर सुनिए ना सर, एक डॉक्टर है कोई, पर्वत में आपको वहाँ पे 90% लोगों का उंगली कटा हुआ मिलेगा, हाथ कटा हुआ मिलेगा। सुनिए लेकिन ना, मालिक कौन है ये तो बताइए, वो मालिक अगर कौन सर है? मैं मालिक दलित दिखा दूँ वहाँ पे, हाँ हाँ तो फिर आपका जो सारा कहा काया भी मैं जब मान पेश लूंगा। कर रहे हैं, मान लेंगे। हाँ, मान लूंगा। चलिए दिखाइएगा। चलिए आनंद पर्वत आइए। अगर दलित पिछड़ा आदिवासी, हाँ। सुनिए, अगर दलित पिछड़ा आदिवासी या माइनॉरिटी के लोग मालिक हैं और वो जघन्य अपराध कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले उसके खिलाफ बोलूंगा, आप मुझे दिखाइएगा। जघन्य नहीं सर, शोषण की बात है। क्या चलिए पूरी बातचीत पर, लंबी बातचीत हो गई, पूरी बातचीत पर आप लोग की प्रतिक्रिया दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, हर मामले पर बहस जरूरी है। कैमरा नासिस के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।